हेलो फ्रेंड्स। अपन ने लास्ट वीडियो में हमने देखा था एफोरिज्म 2 में हमने हाईएस्ट टाइटल ऑफ क्योर के बारे में जाना था कि कैसा होना चाहिए हाईएस्ट टाइटल ऑफ क्योर। रैपिड, जेंटल, परमानेंट रिमूवल, एनिहिलेशन ऑफ डिजीज इन इट्स होल एक्सटेंट, शॉर्ट, रिलायबल और मोस्ट हार्मलेस वे में होना चाहिए, इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स पर होना चाहिए। इससे पहले कि हम थर्ड एफोरिज्म स्टार्ट करें, मैं आपको फिर से बता दूं। फर्स्ट एफोरिज्म में हमने ये देखा था कि फिजिशियन का मिशन क्या होना चाहिए, और सेकंड एफोरिज्म में हमने ये देखा था कि उस मिशन में जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, मतलब क्योर की जो आइडियलिस्टिक चीज है, कि वो किस तरह की होनी चाहिए, ये हमने देखा था। अब हम देखेंगे एफोरिज्म नंबर 3। मैं एफोरिज्म नंबर 3 रीड कर देता हूँ, मेरे साथ बने रहिए आप लोग, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा हमें एफोरिज्म नंबर 3 में थोड़ी सी समझने की जरूरत है, क्योंकि एफोरिज्म नंबर 1 और 2 थोड़ा कम हार्ड था। ये एफोरिज्म नंबर 3 थोड़ा सा आपको हार्ड पड़ सकता है अगर आप रेगुलर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो। इफ द फिजिशियन क्लियरली perceives what is to be cured in diseases, that is to say, in every individual case of disease, knowledge of disease indication. If he clearly perceives what is curative in medicines, that is to say, in each individual medicine, knowledge of medical powers, and if he knows how to adapt according to clearly defined principles what is curative in medicines to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient, so that the recovery must ensue, to adapt it as well in respect to the suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him, choice of remedy, the medicine indicated, as also in respect to the exact mode of preparation and quantity of it required, proper dose, and the proper period for repeating the dose. If finally he knows the obstacles to recovery in each case and is aware how to remove them so that the restoration may be permanent, then he understands how to treat judiciously and rationally, and he is true practitioner of healing art. फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम फर्स्ट और सेकंड एफोरिज्म अक्सर पढ़ लेते हैं, लेकिन थर्ड एफोरिज्म जो पढ़ते हैं हम इसको हल्का ले लेते हैं। थर्ड एफोरिज्म में लगभग हर वो बात कह दी है डॉक्टर हेनीमैन ने, उन्होंने हर वो चीज समझा दी है कि आपको किस तरह से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। अब इसको टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे तो, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेस। देखो, बाकी बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो इसमें समझाने के लिए कि सी नहीं है, वो परसीव है, ठीक है, लेकिन हम इसका अर्थ समझेंगे सिर्फ, और उसके बाद में फिर इसको रिलेट करेंगे, और फिर जो है आगे बढ़ेंगे। और अगर ऐसा हुआ कि मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो फिलोसफिकल मीनिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से मैं साइड बाय साइड बनाऊंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ इसका मीनिंग वर्ड मीनिंग और ये एफोरिज्म किस तरह से दूसरे एफोरिज्म से लिंक है, हम सिर्फ इन दो चीजों पर ध्यान देंगे। तो थर्ड एफोरिज्म ये कह रहा है, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेस, मतलब फिजिशियन अगर ये परसीव कर लेता है कि डिजीज में क्या क्योर करना है। देखो, डिजीज में क्या क्योर करना है, ये अपने आप में एक बड़ी बात इसलिए है क्योंकि मान लो किसी को खांसी हो रखी है, किसी को कफ है, और एक फिजिशियन ये परसीव कर लेता है कि मुझे इसके कफ रिफ्लेक्स को रोकना है, तो ये वो गलत परसीव कर रहा है, ठीक है। उसको ये समझना होगा कि ये कफ रिफ्लेक्स जो आ रहा है, ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस बहुत ज्यादा हो लंग्स में, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पेशेंट निमोनाइटिक है और फीवर आ रखा है उसको, और जब वो फीवर से कफ गल रहा है, तो
उस कफ को निकालने के लिए कफ आ रहा है। मतलब ये हुआ कि डिजीज में क्योर क्या करना है ये फिजिशियन को पता होना चाहिए। इसको कहेंगे हम नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन। और ये नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन हर इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज में अलग अलग होगा। इसको थोड़ा-सा हम ऐसे समझ लें कि एक आर्सेनिक का पेशेंट है, आर्सेनिक के पेशेंट के लिए थोड़ी-सी तकलीफ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आर्सेनिक कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट में है, आर्सेनिक इरिटेबिलिटी पेन फ्रॉम में है। मतलब ये हुआ कि यही दर्द अगर सल्फर को होगा, तो सल्फर उसको किस तरह से लेगा, वो अलग एक तरीका होगा। आर्सेनिक उस दर्द को किस तरह से महसूस करेगा, उसका तरीका अलग होगा। इग्नेशिया उस दर्द को किस तरह से महसूस करेगा, उसका तरीका अलग होगा। इसलिए ये कहा गया है कि हर इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज में क्या क्योर करना है, फिजिशियन को ये क्लियरली परसीव करना चाहिए। और ये नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन हर इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज में अलग होगी। अच्छा, एक पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट, if he clearly perceives what is curative in medicines, that is to say, in each individual medicine, knowledge of medical powers. यहाँ मैं आपको एक चीज बताऊंगा। हमें ये पता है कि हमारी दवाई क्या काम करती है, ये हम प्रूविंग से जान पाएंगे, ये हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर से जानते हैं। मतलब ये हुआ कि आपकी मेडिसिन में क्या क्यूरेटिव है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। And if he knows how to adapt according to clearly defined principle, what is curative in medicines to what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient, so that the recovery must ensue. अब जो ये नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन है, नॉलेज ऑफ मेडिकल पावर है, इसको एक दूसरे पर अप्लाई करना, मतलब, और ये दोनों तो वो जानता है फिजिशियन को। मान लो अब ये पता समझ में आ गया कि डिजीज इंडिकेशन क्या है, मेडिकल पावर्स, जो दवाई यूज कर रहा है उसकी मेडिकल पावर्स क्या है, उस मेडिसिन में उसके पास क्यूरेटिव क्या है। और इसके बाद अगर इफ ही नोज हाउ टू अडेप्ट, अब उसको अडेप्ट कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स, व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन टू व्हाट he has discovered to be undoubtedly morbid in patient. जब हमें ये पता चल गया कि क्यूरेटिव मेडिसिन क्या है और फिजिशियन ने ये डिस्कवर कर लिया कि मॉर्बिड पेशेंट में मॉर्बिड क्या है, तो क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग इस चीज को एडेप्ट करना, सो दैट, किस लिए अडेप्ट करना, ताकि रिकवरी मस्ट एंस्यू, टू अडेप्ट इट एज वेल इन रेस्पेक्ट टू द सुटेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू इट्स मोड ऑफ एक्शन टू द केस बिफोर हिम। ठीक है, और साथ ही साथ सुटेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू इट्स मोड ऑफ एक्शन टू द केस बिफोर हिम। मतलब कौन सी मेडिसिन, किस चीज का नॉलेज कि कौन सी मेडिसिन कितना सूट करेगी, उसके मोड ऑफ एक्शन के हिसाब से जो उसके सामने है। मतलब चॉइस ऑफ रेमेडी द मेडिसिन इंडिकेटेड। ठीक है, as also in respect to the exact mode of preparation and quantity of it required, proper dose। देखो, सल्फर मेडिसिन है, लेकिन सल्फर 30, सल्फर 200 ये रेमेडी है, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब करनी है। मेडिसिन और रेमेडी में अंतर है। मेडिसिन तब तक रेमेडी नहीं होती जब तक हमें उसकी प्रॉपर पोटेंसी, प्रॉपर डोज जो कि प्रिस्क्राइब करनी है वो पता नहीं होती। एंड द मेडिसिन विच इज प्रिस्क्राइब्ड इज नोन एज रेमेडी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अब आपको ये मॉर्बिड डिजीज की भी पता चल गया, और डिजीज की मॉर्बिडिटी भी पता चल गई, और मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर भी पता चल गई। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेडिसिन कौन सी सुटेबल रहेगी मोड ऑफ एक्शन ऑफ द केस बिफोर हिम के हिसाब से। मतलब मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन जो है
जो केस उसके सामने है उसके लिए कौन सी मेडिसिन जो है मत वो अच्छी रहेगी। मतलब चॉइस ऑफ रेमेडी द मेडिसिन इंडिकेटेड, जैसे हम कहते हैं कि हिप्पर सल्फ जो है वो 30 में कब देनी चाहिए और हिप्पर सल्फ 200 में कब देनी चाहिए। हिप्पर सल्फ 200 में क्या करेगी, हिप्पर सल्फ 30 में क्या करेगी, साइलिशिया 30 में क्या करेगी, साइलिशिया 200 में क्या करेगी, ट्यूबरक्यूलिनम 10 में क्या करेगी, ट्यूबरक्यूलिनम 30 में क्या करेगी। ये जो चीज है ये हमें पता होगा तो हमारे पास चॉइस ऑफ रेमेडी मतलब जो मेडिसिन इंडिकेटेड है उसके बारे में हम ज्यादा जान पाएंगे। एज ऑल्सो मतलब ये इस चीज को भी हमें अप्लाई करना होगा ड्यूरिंग द क्यूरेटिव प्रोसेस। मतलब जब हम पेशेंट को दवाई दे रहे हैं तो इन 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और और क्या ध्यान रखना है? एज़ आल्सो इन रिस्पेक्ट टू द एग्ज़ैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन एंड क्वांटिटी ऑफ इट रिक्वायर्ड और प्रॉपर डोज़ उसकी मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, वो ध्यान रखना है। प्रॉपर डोज़ एंड द प्रॉपर पीरियड फॉर रिपीटिंग द डोज़ मतलब कितनी डोज़ हमें रिपीट करनी है और किस पीरियड में रिपीट करनी है, ठीक है? इफ फाइनली ही नोज़ द ऑब्स्टेकल। अच्छा, अब तक हमें क्या समझ में आया? अब तक हमें ये समझ में आया कि हमें नॉलेज ऑफ डिजीज़ इंडिकेशन पता होना चाहिए। हमें मतलब पेशेंट के अंदर मॉर्बिड क्या है जो हमें ठीक करना है, ये पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी दवाइयाँ क्या-क्या कर सकती है, हमारी दवाइयों की मेडिकल पावर्स क्या है। उसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब मेडिसिन को रेमेडी बनाएँगे, तब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन-सी मेडिसिन किस पावर में क्या एक्शन करेगी पेशेंट पर, ये पता होना चाहिए। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो मेडिसिन है, उसका एग्ज़ैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसको किस तरह से बनाना है और उसकी कितनी क्वांटिटी पेशेंट को देनी है। इसके बाद किस प्रॉपर पीरियड के बाद में उसको रिपीट करना है। ये कुछ चीज़ें एक फिजिशियन को पता होनी चाहिए ताकि वो आइडियल क्योर कर सके। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इफ फाइनली ही नोज़ द ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी इन ईच केस एंड इज अवेयर हाउ टू रिमूव देम so that the restoration may be permanent, then he understands how to treat judiciously and rationally, and he is a true practitioner of healing art. और लास्ट में उसको फिजिशियन को ये पता होना चाहिए कि हर केस में ऑब्स्टिकल्स टू रिकवरी क्या-क्या हैं और वो उस चीज़ के बारे में अवेयर रहे कि उसको कैसे रिमूव किया जाए। तभी जो रिस्टोरेशन है वो परमानेंट हो सकता है। देन ही अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट जुडिशियसली एंड रेशनली। तभी वो समझ पाएगा। अगर ये सभी चीजें उसको समझ में आएगी तो उसको किसको, फिजिशियन को, तब वो अंडरस्टैंड कर पाएगा कि कैसे जुडिशियसली और रेशनली पेशेंट को ठीक किया जा सकता है और तभी वो ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बार-बार यही कह रहा हूँ कि अपने सभी एफ़ोरिज़्म एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर एफ़ोरिज़्म का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट एफ़ोरिज़्म और बेटर तरीके से करता है। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एफ़ोरिज़्म को सेकंड एफ़ोरिज़्म ने बहुत अच्छे से समझाया, सेकंड एफ़ोरिज़्म को थर्ड एफ़ोरिज़्म ने अच्छे से समझाया। इस तरह से जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमें अपने दिमाग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो प्रीवियस एफ़ोरिज़्म है उनको अपने दिमाग में रखते हुए हमें आगे के एफ़ोरिज़्म पढ़ने हैं, इससे हम और अच्छे से समझ पाएँगे। अब ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को निमोनिया है, तो हमें उसको ये बताना होगा कि इसको ठंड से दूर रखना। अगर किसी पेशेंट को पाइल्स है, तो हमें उसको ये बताना होगा कि उसको मिर्च, मसाला वगैरह नहीं खाना है।
अगर कोई पेशेंट को माइग्रेन है, हेडेक है, तो हमें उसको ये बताना होगा कि आपको किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। नहीं तो क्या होगा, हम मेडिसिन देते रहेंगे, वो अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं करेगा, वो अपना वे ऑफ लिविंग चेंज नहीं करेगा और जब वो अपना वे ऑफ लिविंग चेंज नहीं करेगा, वो अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं करेगा, तो उसकी जो डिज़ीज़ है, उसका परमानेंट रिस्टोरेशन नहीं हो पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है, जो कि बिल्कुल आना ही चाहिए, तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना दी बेस्ट आपको दे सकूँ। थैंक यू।